हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन और डीएलएड के पॉलिटी के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है। अब मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोला कि भाई तेरी पॉलिटी अच्छी है तो क्यों ना पॉलिटी डीएलएड के लिए बना दे, लोगों को जरूरत है और वो भी प्रिपरेशन कर रहा था, उसे भी जरूरत है। इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखो। मेरे हिसाब से तो इस वीडियो को तुम 2 बार भी देखोगे तो आई थिंक आपका पॉलिटिकल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। ठीक है। एसएससी करो, सीजीएल एसएससी सीजीएल कर लो, या फिर सीएचएसएल कर लो, या फिर एमटीएस कर लो, इन तीनों एग्जाम के लेवल का आई थिंक मेरे हिसाब से तो अगर मैं चाहूँ तो मैं पीसीएस लेवल का भी पॉलिटी बता सकता हूँ। बट क्या करूंगा कि मैं तुम्हें केसेस बताऊं, सचिनानंद वर्सेस इतना केस और रतवारी केस, ये सारे केसेस बताऊं। ये किसी काम के नहीं। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बताऊं, ये सारी चीजें बताऊं, तो ये किसी काम के है नहीं। तो पीसीएस तो भी हटा ही लो। ठीक है। मॉडल एस पेपर है, इसके पेपर हिंदी में ही मिलते हैं। तो हिंदी में पेपर मिलते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि जिसको हिंदी नहीं आती वो नहीं कर पाएगा। मैं समझाऊंगा, हिंदी में भी समझ में आएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन है, 149 अप्रॉक्स क्वेश्चन है। और इन सारे क्वेश्चंस को हम समझेंगे और साथ में मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कुछ एक्स्ट्रा चीजों की। जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है। अब यहाँ ना देखो, डजेंट मैटर। स्क्रीन पे क्या चल रहा है डजेंट मैटर। ठीक है, ये नहीं भी देखोगे तो चलेगा। बट द थिंग इज, तुम्हें ये देखना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ठीक है, किसके अनुसार गठित की गई, अब ये तो नॉर्मल सी बात है। बट पहले हम बात करते हैं कि यह है क्या। यह है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है। ये स्टार्टिंग दिसंबर दिसंबर 1946 से स्टार्ट हो गई थी, 1946 से, और 1949 तक चली थी नवंबर में। नवंबर 1949 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था अप्रॉक्स, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, कुछ ही स्टार्ट किए थे। अच्छा, सबसे पहले इसकी डिमांड किसने की थी, वर्बल डिमांड। अच्छा, मैं इस कलर पेन का चेंज कर लेता हूँ। वर्बल डिमांड। तो वर्बल जो डिमांड की गई थी वो की गई थी, इसको बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है। पर उसके बाद इसको जो ऑफिशियली अगर डिमांड किया जाए तो वो पहला बंदा था जिसको 1984 में किया गया, बाय एम एन रॉय। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना। अब तो बताता हूँ। तो अभी क्या हुआ कि जैसे वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वर्ल्ड वॉर में उनको इंडियंस की जरूरत थी क्योंकि ब्रिटिश फंस चुका था। ठीक है, उसे चाहिए थे ब्रिटिश, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको चाहो, हमको दो, इंडियंस दो, हमको ला के दो। अब इंडियंस, भैया लीडर कौन है यहाँ पर, गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और बाकी सारे लीडर्स हैं हमारे पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको दे तो देंगे, बट हमारी कंडीशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दे दो। हमें अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दे दो। अगर आपको इंडियन आर्मी की जरूरत है तो हमें दे दो। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि फिर एक ऑगस्ट ऑफर लाया गया। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन बनता ना यार, सिंपल से बता के फायदा क्या। ठीक है। अब एक ऑगस्ट ऑफर लाया गया, ऑगस्ट ऑफर। ये आया 1940 में। ठीक है। 1940 का जो अगस्त ऑफर था, ठीक है, ये मैं सोच रहा कि 1984 में अमन रॉय में नहीं, अभी ऐसे बात नहीं चली। अभी हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहे हैं। जब अगस्त ऑफर आया 1940 में, कब आया, 1940 में, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने इसको जंग लगी हुई कील कहा था। ठीक है। तो ये इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है। और रिजेक्ट करने के बाद इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। इंडिविजुअल सत्याग्रह किसके प्रस्ताव पर स्टार्ट कर दिया, गांधी विजन गांधी जी के। तो अप्रॉक्स 1940 के बाद ही हमारा क्या हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ। ठीक है, जिसमें विनोबा भावे पहली थी, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। फिर 1940 में जब ये नहीं चला, अच्छे से नहीं चल पाया, तो ये 1942 में, देखो 1940 में क्या लेकर आए, क्या लेकर आए, अगस्त ऑफर। ठीक है, अगस्त ऑफर ये रहा। अब 1940 जब ये रिजेक्ट कर देगा तो 1942 में एक क्रिस्प मिशन लेके आए, क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन प्लान जो भी है ये लेकर आए। अब ये गांधी जी ने बोला कि पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने और आग लगाने के लिए बोल दिया कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, सिंकिंग बैंक का, डूबते हुए बैंक का। तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया। और यहीं पे स्टार्ट कर दिया इन्होंने 8 अगस्त 1942 में। इन्होंने बोला भैया, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, आंदोलन स्टार्ट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट आए। ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, मतलब जैसे हिरोशिमा और नागासाकी से बम गिरा, यूनिफॉर्म हुई। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, चलो ये तो था, अगस्त क्रांति भी कहते हैं इसको, मतलब उससे पहले अगस्त में ही हो रहा है ना ये सब कुछ। ठीक है। तो क्या हुआ फिर, जब 1942 में चाहे ना हो सका तो इनके बारे में फिर 1946 में आया क्या, कैबिनेट मिशन प्लान। अब मैं क्यों बता रहा हूँ इतनी सारी चीजें तुम्हें, ये तुम्हें पता होना चाहिए ना यार, ये बहुत बेसिक चीज है। ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो इतना पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा गठित की गई। तो इसी के अंतर्गत, अगर मैं इनको थोड़ा सा हटा दूं यहाँ से, तो कैबिनेट मिशन प्लान, अरे हट जा,
कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान देना, 1 जुलाई 1946 में हमारी संविधान सभा का गठन हो गया। वाह, देख लो आप। पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर क्रिप्स ऐसे थे। और टोटल इस समय 389 मेंबर्स थे। ठीक है, अब थोड़ा एडवांस अगर जाना पड़े तो, पर इतना इतना तुम्हारे काम का नहीं है अभी, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं इतना ही बताऊंगा, ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो 1 जुलाई पहला इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन है, ठीक है। इलेक्शन हुआ किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में जो पहली बैठक बैठी गई, फर्स्ट मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग तो मैंने बोला था ना, अभी मैंने बोला था 9 दिसंबर, तो ये रहा 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई। फिर 2 दिन बाद 11, और फिर क्या कहते हैं, तीसरी मीटिंग हुई कितना, 13 को। तो दो दो दिन में उन्होंने मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी। और जो पहले पहले मीटिंग के जो वो थे, क्या कहते हैं उनको, अ, क्या कहते हैं, अरे, अध्यक्ष। देखो, अस्थाई अध्यक्ष जो थे पहले मीटिंग के जो थे, वो थे सचिनानंद सिन्हा। ठीक है, सीनियर थे इसलिए इनको सीनियरिटी पे रखा गया था। सेकंड पे जो चेयरमैन बनाए गए वो राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। ठीक है। और जो थर्ड पे जो बनाए गए वो थर्ड पे जवाहरलाल नेहरू ही बनाए गए। इसके बारे में कुछ दिया नहीं है। टोटल वैसे मीटिंग अगर देखा तो 11 सेशन हुए थे, याद रखना। ठीक है, 11 सेशन हुए थे। और जब तीसरे जवाहरलाल नेहरू हुए तो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दे दिया। क्या दे दिया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दे दिया। और तुम्हें पता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कोई ब्लू प्रिंट जो कह रहा हूँ मैं, प्रेम्बल, यही प्रेम्बल आगे जाके प्रेम्बल बना। ब्लूप्रिंट कहते हैं इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। और 30 जनवरी 1948, लोग सोचते हैं ना ऐसा करके आजाद तो हो गया, मैं जानता हूँ। तो एक्चुअली उन्होंने बोला था कि, ध्यान से देखना उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने बोला था कि 30 जून 1948, 30 जून 1948 को हमारा देश आजाद हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें दे देंगे इंडिपेंडेंस। पर उन्होंने कहा, तुम्हारी भैंस की आंख, 20 फरवरी 1947, चलो भाई, डिक्लेयर करवा दिया हमको। ठीक है। पर इंडिया आजाद अभी ऐसे कहा होगा, इंडिया तो फॉर्मली आजाद होगा क्या बोला मैं, 15 अगस्त 1947। ठीक है। मार्च हुआ क्या, अभी तो सिर्फ डिक्लेरेशन हुई है, राइट। फिर क्या हुआ? अभी आजाद कहाँ हुआ है, अभी तो पाकिस्तान भी है ना उसके साथ। ठीक है, तो 20 फरवरी के आसपास ही कांड हुआ। 20 फरवरी के आसपास हमारा डिक्लेरेशन तो हो गया इंडियन के इंडिपेंडेंस का। फिर मार्च में 1947 में, मार्च 1947 में वाइसरॉय जो थे हमारे, याद है ना, हमारे आजादी के समय में जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? माउंट बेटन। कौन थे? माउंट बेटन। बैटिंग इनकी अभी भी बची हुई थी, ठीक है, माउंट बेटन। माउंट बेटन ने अपने प्लान लेकर आए, दो दो प्लान लेके आए, एक माउंट बेटन प्लान लेके आए और एक डिकी बर्ड प्लान लेके आए। डिकी बर्ड में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बांट दिया, और माउंट बेटन में इंडिया और पाकिस्तान को बांट दिया। ये माउंट बेटन के तो मैं लगाना चाहिए था, वरना आज वो हिस्सा हमारा होता। ठीक है। यार जगह नहीं है इधर, मेरा और मन है बताने का। तो गाइज, कोई नहीं, देखो सिर्फ सुन लो, सिर्फ मैं बोला ना, सिर्फ सुन लो। इसको 3 4 बार देखना, याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। और यही चीज मैं रिपीट करता जाऊंगा, बार बार यही चीज बोलूंगा, देखना। तो इतने कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इसमें ना सारा का सारा एकदम से गायब वाला सिस्टम है नहीं एक्चुअली, वरना मैं मुझे बड़ा मजा आता। ये वाला फीचर इनको डालना चाहिए था। ठीक है, जो भी जर्नल वाले, डालना पड़ेगा लगता है मैसेज मुझे इनको। अब देखो यहाँ पर समझो, 4 जुलाई 4 जुलाई 1947 को इंडियन का इंडिपेंडेंस बिल पास हुआ, ये आपको पता है। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, और बिल जब तक पास नहीं होता जब तक वहां पारित नहीं होता। और ऐसे ही 18 जुलाई 1947 को एक्ट पास हो गया। ठीक है, स्टेट्स बनाए गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टाइम लग गया। ठीक है, सारे के सारे टाइम लगे। तो वही नॉर्मल, इसके बाद हमारा ये टिकी बट के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। सिंपल, ये बहुत ज्यादा टिपिकल डेट है, तो इसको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 15 अगस्त तो याद होना चाहिए ना। याद है नहीं है? बताओ। है नहीं है? वेरी गुड, होना भी चाहिए। नहीं है तो गोली मार दूंगा मैं घर आके। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। देखो इसका पहले का आंसर मिल गया तुम्हें। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन कमीशन नहीं, क्रिप्स मिशन नहीं, क्रिप्स मिशन को तो रिजेक्ट कर दिया, राइट। माउंट बेटन योजना से तो हमारे क्या हुआ था, हमारा इंडिया पाकिस्तान बंटवारा हुआ था। तुम्हें चारों के चारों ऑप्शन जब न पता है, चारों के 3 गलत है, तो चौथा आंसर यही सही है ना, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कौन लेके आया था? माउंट बेटन था उस समय। था तो माउंट बेटन ही ना। हाँ तो, संविधान सभा के सदस्यों के निम्न में से किस प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? अब समझो ध्यान से। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? यानी जो संविधान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, ठीक है, ये भी बताना है मुझे। चलो अभी ऐसी नॉर्मली बताता हूँ उसको। तो ये क्या होगा, ये
किस किसने निर्वाचित किया, मतलब किस किसने इलेक्ट किया, तो आंसर होना चाहिए प्रांतों के विधानसभा ने, विधानसभा ने किया, ठीक है। संघीय व्यवस्थापिका का तो कोई लेना देना नहीं है। ये प्रांत जो हमारे प्रोविंसेस थे, उस समय हमारे प्रोविंसेस हुआ करते थे, उन प्रोविंसेस के थ्रू उनकी जो विधानसभा थी, उनकी खुद की एक लेजिस्लेचर थी, ठीक है। उस लेजिस्लेचर से इलेक्ट किए गए इन बंदों को। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कोई वैसा नहीं है। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? चलो इन तीनों में से आंसर बताओ, कमान। और मुझे पता है, तुम्हें इसका आंसर पता है, कमान यार, बता दो, आज तो हो ही जाए, कमान। क्या? हाँ अभी तो बताया था, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 बोला था ना। देखो दिसंबर से नवंबर तक चला हुआ है, 1946 से ये बोला था ना, 1946 से 1949, और वो भी नवंबर के आसपास। तो ये 9 दिसंबर था एक्चुअली, ठीक है। बस ऐसा याद कर लो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो 9 दिसंबर 1946 आ गया, ठीक है। 1949 तो फर्क नहीं पड़ता। देखो ये दोनों तो हट ही गए, ये दोनों क्यों हट गए, क्योंकि ये दोनों हो ही नहीं सकते। रहा बात जून, जून का हमने कोई भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, तो आंसर इज दिसंबर, 9 दिसंबर, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था, इजी था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब उद्घाटन हुआ था, ठीक है। मैंने बताया था सबसे पहले जो सीनियर थे, कौन थे? सचिनानंद सिन्हा। तो सचिनानंद सिन्हा को ही, उनके सीनियर को उद्घाटन करने के लिए बोला गया। तो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के उद्घाटन अधिवेशन की जो सबसे पहला उद्घाटन हुआ था, उसकी जो लीडरशिप की थी, फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर में ही तो होता। मैंने कब यार, 9 दिसंबर 1946 में सचिनानंद सिन्हा क्या बने थे हमारे? अरे हाँ, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें ऐसे ही मिटानी पड़ेगी। चलो, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी मतलब क्या था? अस्थायी अध्यक्ष तो कौन थे? अस्थायी, अस्थायी अध्यक्ष तो तुम्हारे सचिदानंद सिंह थे, पर स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। लगता है ये होगा आंसर। हाँ, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये परमानेंट थे, सेकंड सेकंड वाले की बात चल रही है, ठीक है। फर्स्ट की नहीं। भारतीय संविधान की सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। प्रारूप समिति याद रखना, प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी डिटेल में बताऊँ क्या। अब देखो, प्रारूप समिति मतलब एक तरीके से प्रारूप, मतलब मैं बोलूँ ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी बोलते होंगे शायद इसको, ऐसा याद कर लो। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? बी बी ये तो एडवाइजर थे, B N राव तो क्या थे? एडवाइजर थे। और भीमराव अम्बेडकर क्या थे? इसके चेयरमैन थे। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हें बोला जाता है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? सलाहकार, देखो अभी मैंने बताया था, आंसर इज B N राव। यार मैं तो अब क्या करूं रे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये। देखो कितना खत्म क्वेश्चन है। उद्देश्य, उद्देश्य मतलब किसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब तो इंग्लिश में भी आ रहा है पेपर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? जिसको प्रियम्बल बोला गया। और कब पास किया गया था? चलो, कौन बताएगा मुझे? कमान 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 कमान। ये किया गया था तीसरी, थर्ड, क्या है थर्ड? वो, अरे थर्ड वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग में किया गया था। कब हुई थी वो? 13 दिसंबर 1946 में हुई थी। ये क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा था तो बताओ, अब मुझे बताओ, इससे डिटेल में कोई बता सकता है? नहीं बता सकता भाई, मैं बता दो रहा हूँ। संविधान सभा ने अंतिम रूप में से संविधान को कब पारित कर दिया? उन्होंने कहा संविधान को पारित कर देते हैं। संविधान सभा ने अंतिम रूप से कब किया था? देखो अब ध्यान से देखना इसको। संविधान की बात हुई है तो 15 अगस्त 1947, अगर कुछ बच्चे जल्दीबाजी में इसको लगाएंगे तो दैट इज रॉन्ग। ध्यान देना, दैट इज रॉन्ग। संविधान को कब अंतिम रूप से बोल रहा है वो, ध्यान देना, अंतिम रूप से संविधान सभा ने उसको कब पारित कर दिया? देखो 26 जनवरी 1950 को तो हमने क्या कर दिया था? इसको लागू कर दिया था। पर पारित करना जो था वो एक्चुअली 26 नवंबर 1949 को ही बनकर रेडी हो गया था। 2 अक्टूबर तो कोई सेंस ही नहीं बना था। 26 नवंबर को वो पारित हुआ, ठीक है। और 26 नवंबर 1950 को वो लागू हुआ। अंतर समझ रहे हो? अंतर समझो, वरना आने के बाद भी कहोगे यार नंबर कैसे कट गया। किस दिन पूर्णतः लागू? देखो पूर्णतः लागू हुआ कब होगा? 26 जनवरी 1900, ये रहा 50 ठीक है, 1950 को ये लागू हो गया। अब यहां अगर कोई किसी किसी को अभी तक क्वेश्चन है तो 11 देखिए, भारत गणतंत्र राज्य कब बन गया? गणतंत्र तो वो तब बनेगा जब वो क्या होगा? जब वो क्या होगा? जाहिर सी बात है ना।
गणतंत्र कब बनेगा, जब वो उसमें पूरी तरीके से संविधान लागू हो जाएगा। तो ये हमारे थे 11 क्वेश्चन। इन 11 क्वेश्चनों से मेरे हिसाब से आपने कम से कम 22 से 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन समझ लिया होगा। और इनको बार बार देखना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो भाई किसका वेट कर रहे हो। मैं बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज लेने वाला हूँ जिससे तुम्हें जीएस का डर ही खत्म हो जाएगा। जीएस का डर खत्म हो जाएगा। मेरी फेवरेट है जीएस, ठीक है, बट नंबर नहीं आते। मजाक कर रहा हूँ यार, पहला अटेम्प्ट देने वाला हूँ भी, मतलब पहला नहीं बट जो भी है, छोड़ो ने क्या करना है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है। अब गणतंत्र मतलब देखो, गण का मतलब होता है, गण का मतलब होता है इंसान, लोग, लोगों का तंत्र, यानी डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होगा, बताओ बताओ, क्या वंशानुगृहित शासक नहीं है। यस, भारत में कोई वंशानुगृत शासक नहीं है। ये बात तो वो सही कह रहा है, बट अभी भी मैंने सारे ऑप्शंस नहीं देखे। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। तो संसदीय का लेना देना क्या है, गणतंत्र से संसदीय कुछ मतलब नहीं बनता। अंतिम अधिकार जनता के पास नहीं, अंतिम अधिकार जनता के पास नहीं होता। भारत राज्यों का एक संघ है, ये तो मुझे पता है, बट उससे करना क्या है, आंसर इज ये है तुम्हारा करेक्ट आंसर। समझ रहे हो, सोचना है, कुछ भी नहीं लिखना है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। काफी 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 प्यारा क्वेश्चन है भाई, मतलब मजा आ गया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लास्ट में अगर देखा जाए तो हमारे पास कितनी थी, उसके बाद तो हुए, पर उस समय के बारे, संविधान सभा के बारे में बात की है तो क्या, अभी तो चेंजेस है, पर उस समय अब तो कितनी, कितने शेड्यूल्स हमारे, कमान कमेंट्स करके बताओ कितने शेड्यूल्स हमारे। सारे शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है, थोड़ी देर में। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी बस, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग को, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, कोई बता सकता है मुझे। कौन यार, उसकी आत्मा, उसके प्रस्तावना को ही बोला जाएगा, लगता है ना। अब ध्यान से देना, प्रस्तावना को उसका आईना बोला गया, आत्मा नहीं। आईना मतलब प्रियम्बल इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट आत्मा के बारे में बात होती है, आत्मा, सोल। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, समझो। ये आंसर होगा मूल अधिकार, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संशोधन प्रक्रिया, प्रक्रिया का समझे क्या करना। आंसर है सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हमें किसी को ठीक करने का अधिकार है तो वही उसकी क्या है, आत्मा है। अगर उसे ठीक ही नहीं कर सकते, अगर वो लॉ बन जाए आज से तो पॉसिबल नहीं है ना, उसकी मेन आत्मा ही हुई है। आत्मा मत मारो, तुम चेंज कर सकते हो ना, दैट इज द पॉइंट। उपचार हम कर सकते हैं, दैट इज इट्स आत्मा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। अब ये बात आती है, इंग्लैंड से क्या लिया गया है, उससे क्या लिया गया है। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, जो कहाँ से ली गई है, कहाँ से क्या हुई है, तो वो शायद आपको हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। हम बात करते हैं यूएसए से। अमेरिका से हमने क्या लिया हुआ, अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में ले गया। जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, उस मौलिक अधिकार के बारे में हम अमेरिका से लिए गए। तो अमेरिका, 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 तो डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा हो फक ऐसे ही बोलेगा हमेशा, तो फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है। और एक चीज और, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू भी हमारे यूएसए से ही ले गया। ओ फकिंग राइट जज, यू आर फकिंग राइट। कौन बोल रहा है ऐसा, डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, अमेरिका का ही है ना वो। अब मैं तो कमला हैरिसन, मैं पता नहीं क्या क्या नाम है, छोड़ो। नेक्स्ट होते हैं आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से बात करते हैं, आयरलैंड से एक ही है डीपीएसपी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयरलैंड से डीपीएसपी, एक मिनट, हाँ सॉरी, आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं, ठीक है। और ये फ्रांस से तुम्हें फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये लिया गया है, ये किसी काम का नहीं है। रशिया भी कोई काम की नहीं है। एक इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से आपको लिस्ट चली गई, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट जो आई है ये दी गई है। कनाडा से हमें, कनाडा से बोला गया है कि आप यूनिटरी पावर, पावर देखा गया है, ठीक है, यूनियन स्टेट का रिलेशन दिया गया है। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट लिया गया है,
और जर्मनी से इमरजेंसी लिया गया। जर्मनी का वाई, इमरजेंसी का वाई, ये तो हो गया। साउथ अफ्रीका में अमेंडमेंट लिए गए, भाई सुधारो, भाई उनको सुधारो, उनके ये बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, बाकी लोग समझदार हैं, ठीक है, उनको सुधारना है। कनाडा में यूनिटरी पावर। ऑस्ट्रेलिया से लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। फ्रांस से फ्रेटर्निटी, आयरलैंड से डीपीएसपी, यूएसए से फंडामेंटल राइट और चर्च रिव्यू। अब मुझे बताओ, मैंने तो आंसर ये तो दिया ही नहीं मैंने। ठीक है। अरे इंग्लैंड का नहीं बता क्या ना? इंग्लैंड का नहीं बता क्या भाई? हाँ जी, भूल जाओ इंग्लैंड फिर। ठीक है, मैं बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं। अब देखो, जो संसदीय प्रणाली है हमारी, ये हमारी इंग्लैंड से ली गई है। जो हमारे संसद है वो किस तरीके से काम करेगी, क्या प्रणाली रहेगी उसकी, वो ली गई है इंग्लैंड से। वर्तमान में भारत में कितनी अनुसूची है, क्या आपने ये कमेंट करके मुझे बताया? क्या आपने ये बताया? 12 अनुसूचियां हैं। चलो, आज हम की 12 अनुसूची पढ़ेंगे। तुम दो मेरे नाल रचना। ये रही, जगह मिल गई मुझे। तो शेड्यूल्स। मैं गया मैं गया और मैंने किसी इंसान से उसका नाम पूछा। नेम ऑफ स्टेट, पहली अनुसूची। नाम जानने के बाद उसने पूछा, अब देखो एक बात बताओ। मैं तो बताता हूँ, बहुत मस्त तरीके से याद करते हैं। तुम किसी लड़की के घर गए, तो तुमने टिंग टोंग किया, तो सबसे पहले उसका पाप तुमसे क्या पूछेगा? नाम बतावे, नाम पूछेगा। सेकंड, तुमने कहा मेरा नाम ये है और मेरा नाम यही है, सैलरी क्या है तेरी? गवर्नमेंट में जॉब करता नहीं करता तू? ठीक है। तो सेकंड शेड्यूल हमें कहता है सैलरीज के बारे में। तुमने कहा, कहता है माँ कसम, मैं गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ। बता, समझ से तो नहीं लगता पर चल करता है, तो अब आ जा फिर। ठीक है, तो फिर वो तुम्हें एलोकेट करते हैं कि आ जाओ अब कमरे में आओ। ठीक है। जब तुमने कस्में खाई तभी तो एलोकेट किया तुम्हें। ठीक है, आगे बात करते हैं, फिर क्या हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी पावर कितनी है। पावर क्या? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड SC ST। तुमने बोला तुम SC ST तो नहीं हुए, SC ST का फायदा तो उठा के नहीं पहुंचा तू? ठीक है। तो उसने कहा नहीं सर, मैंने स्पेशल तैयारी की थी। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात हुई है। ठीक है। अच्छा, तूने स्पेशल तैयारी की थी, सही हो गया। चल, दिखा, लिस्ट दिखा, अपने बैंक बैलेंस की लिस्ट दिखा। लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सब्जेक्ट्स, ठीक है, हमारी लिस्ट है। तो ये लिस्ट के बारे में बात हो गई थी, सातवां लिस्ट हो गया। आठवां, उसे जब लिस्ट दिखाए, देखा बाप रे ये रहा, तो वो कुछ में बोला इसकी है यार, इसकी आंख। तो उसे अपनी लैंग्वेज में गाली दी। सारा ये तो सभी कुछ देख रहा है। लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो अपनी लैंग्वेज में बोला उसे, जैसे सपोज करो मैं पहाड़ी हूँ, तो ये है यार कुकुर है मुझे पूछना है यार, मैं ऐसे ही बोलूंगा यार, ये मेरा पछला पड़ा हुआ। तो उसने कहा ओए मेरा एक लॉ है, ठीक है ना? तो मतलब जब तुमने उसे अपनी लिस्ट दिखाई वो खुश हो गया, तो उसने कहा आज से तुम मेरे क्या हुए, क्या हुए जमाई। तो लॉ, इन लॉज हो गए। ठीक है, लॉज। और अगर जमीन वमीन है, इन लॉ, जमीन वमीन है तेरे पास, तो तुमने कहा निकल ले, मैं कर ही नहीं रहा, एंटी डिफेक्शन, तुमने सीधे मना कर दिया। ठीक है। तो ये 5 10 के 10 लोग हैं। अब देखो, हम एक सिनेरियो बनाते हैं, ठीक है? तुम्हारे जिस अभी के लिए इसको मत देखना, ठीक है, सिर्फ इसी को देखो। जस्ट ऐसा हो सकता है कि तुम इसको ना देखो और ये देख रहे हो, बट फिर भी चलो, मैं जस्ट इमेजिन करता हूँ कि मैं ये नहीं देख रहा हूँ। तुम्हारे पापा आए, मतलब पापा जो कह रहा हूँ, लड़की के पापा ने देखा, गेट खटखटाया, उसने क्या पूछा सबसे पहले? नाम, नहीं आ गया। नाम पूछने के बाद उन्होंने पूछा क्या कमाता है, सैलरी, तूने गवर्नमेंट जॉब, तूने कहा कसम खा, मैंने ओथ ले ली। उसने कहा ओथ ले ली, तो उसने कहा एलोकेट करते थे, आजा फिर आजा, अंदर आजा। फिर उसने कहा बता क्या कंट्रोल है तेरी, SC ST की एडमिनिस्ट्रेशन पावर। उसने कहा भाई स्पेशल तरीके से हुआ था नहीं, हाँ उसने पूछा कि कहीं SC ST तो नहीं था तू, जो तेरे को थोड़ा वो मिल गया है? तो उसने कहा नहीं भाई, मैं स्पेशल, मैंने तैयारी की है, स्पेशल पढ़ा था मैं, SC ST तभी था, उससे भी क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले तैयारी तो अलग की थी, क्या दुनिया में एक ही SC ST है, हमारे SC ST में कंपटीशन नहीं है क्या? सीधे बोला उसने। तो उसने कहा यार बात तो सही कह रहा है। तो आगे उसने कहा स्पेशल तैयारी की थी। उसने कहा ठीक है, लिस्ट देख अपने बैंक की, 7th लिस्ट है, याद रखना लिस्ट, 7th, 7 लिस्ट।
और उसने कहा अच्छा, अरे यार फिर लैंग्वेज के बारे में बात हो गया। लैंग्वेज के बाद जब उसने पूछा भाई मुझे बताओ कि तुम्हारे लैंड वैन का क्या है, तो उसने कहा भाई मैं नहीं कर रहा शादी, एंटी डिफॉर्म। तो मेरे को तो ये 10 के 10 याद हो गए। अब तुम्हें याद हुए नहीं, भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बट मेरे को तो याद थे ही। ठीक है बट ठीक है, पढ़ लो पढ़ लो। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारत की किस अनुसूची में है? तो देखो, 7 8वें में क्या था? लैंग्वेज था। ये तो हम खुद ही निकाल लेंगे। लैंड के बारे में कहा, मैं फिर से ये से फिर से कर लेता ना, कोई टेंशन है का? नाम बताओ, कसम खाओ, अंदर आओ। नहीं, नाम बताओ, सैलरी बताओ, वो कसम खाओ, अंदर आओ। ऐसे ऐसी तो नहीं थे। स्पेशल प्रोविजन। तो अब यहाँ पर आ गया स्पेशल प्रोविजन फॉर अलग एडमिनिस्ट्रेटिव है। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, लिस्ट दिखाओ। लैंग्वेज में कर लिया मैंने। उसने कहा तुम्हारे पास कोई जमीन वमीन है क्या? साइंटिफिकेशन ले लिया। तो ये बनता भाई। अब देखो, अब क्या पूछ रहा है? अनुसूची के लिए क्या आएगा? नेम्स और एलोकेशन आ गया ना। और चौथा ही ऑप्शन में है, बट अगर आप ऐसा सोचोगे, देखो तभी मैं बता दो, तभी रीजन क्या है ना, ये ऐसे पढ़ के तुम याद करोगे तो फिर अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे बताओ? तुम्हें लगता है चौथा आंसर होगा, बट चौथा आंसर नहीं है इसका। भारत संघ में शामिल राज्यों यानी स्टेट्स तथा संघ यूटी संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस सूची में है? तो स्टेट और ये इन सब के नेम के बारे में कहाँ दिया गया? देखो, नाम का यूज भी कहीं नहीं किया गया। पर तुम्हें पता है नेम ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो आंसर क्या है इसमें? प्रथम है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ना है, मजाक नहीं करनी है। ठीक है, तभी मैं कहता हूँ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए तुमको। अगर सिर्फ रट रहे हो तो फिर हो गया तुम्हारा। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है क्या? तीसरी अनुसूची यार, नाम, सैलरी, कसम, शपथ, कसम की कसम है कसम से। चलो, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राजभाषाओं का, तो ये 8वीं है, अभी पढ़ा था हमने। दल बदल से क्या, वो ये हमारी 10वीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं इसको। इसी को एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है। पंचायती राज संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? पंचायती राज के बारे में बात हो रही है भाई। एक सेकेंड, मैंने तो तुम्हें 10 ही बताया ना। 2 और रह गए भाई। हाँ, चलो भाई, चलो 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 चलो। अरे यार, मेरा ध्यान ध्यान से निकल गया यार, कसम से। कैसे ध्यान से निकल गया? 11वां है पंचायती राज, और 12वां है म्युनिसिपल। मैं हमारे मैं किसी पंचायत में जाऊंगा और किसी म्युनिसिपल पार्टी वाले से शादी कर लूंगा। मैं नहीं कर रहा। ठीक है, मैं किसी पंचायत पे जाऊंगा, किसी म्युनिसिपल पार्टी वाले से ब्याह रचा लूंगा। तो आप बताइए, पंचायती राज, किसी पंचायत में जाऊंगा, यानी 11वां आता है आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। भारतीय किसी अंकित है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, कौन सा अनुच्छेद है? भारत का नाम ही जहां पर आ गया वो अनुच्छेद नंबर 1 ही होना चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कौन सी हुई है? और कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जहां पर इंटरनेशनल पीस के बारे में बात हुई? चलिए अब हम आर्टिकल्स पर आ जाते हैं। तो ओ माय गॉड, मैं तुम्हें सारे के सारे आर्टिकल बताऊंगा। 31 क्या है, 38 क्या है, 36 क्या है, 51 क्या है। ओ माय गॉड, मेरी कबर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट टेक अ ब्रेक अ लिटिल, विल कंटिन्यू। ओके सो हेलो एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो आई थिंक वॉइस थोड़ा आ रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके तो ओके तो हम यहाँ पे बात करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। अब समझो, आर्टिकल नंबर 31 के बारे में तुम्हें बताता हूँ। आर्टिकल नंबर जो 31 है, ये था राइट टू प्रॉपर्टी। अब मैंने था क्यों बोला? क्योंकि ये अब लीगल राइट बन गया है। क्या बन गया है? लीगल राइट बन गया है। देखो ना ध्यान से, फंडामेंटल, अब ये फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा दिया गया है। यानी, अरे ये फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर कितना, 35 तक रहते हैं। ये पार्ट थर्ड के अंदर रहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के। अब इसकी जो खासियत है वो समझिए आप। 12 से 35 तक रहेंगे। अब 12 से 35 के जो भी होंगे उसको आप, ये जस्टिसेबल होंगे, यानी इसको आप कोर्ट में ले जाकर इसके बारे में बात कर सकते हैं।
ओ माय गॉड, मैंने यहाँ से ये माइक ही हटा दिया है। ठीक है, तो अभी मेरी आवाज बहुत अजीब आ रही होगी, मतलब नॉर्मल आ रही होगी। लेट मी कनेक्ट माय माइक। नाउ आई एम कनेक्टेड टू माय माइक। ठीक है, अभी गिव मी अ सेकेंड। तो देखो आर्टिकल नंबर 31। ठीक है, आर्टिकल नंबर 31, राइट टू प्रॉपर्टी, ये आ गया। लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। अरे यार मेरा ना प्रोफेशनली करनी, ठीक है। तो अरे यार कोई ना कोई आ जा रहा है यार, क्या करूँ। ठीक है, अब नो डिस्टर्बेंस, ठीक है, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 31 पर पता चल गया। पता चल गया ना, ये लीगल राइट बन गया। चलो मुझे इसका आंसर दो कि आर्टिकल नंबर 31 जो है, अब लीगल राइट तो बन गया है, बट ये कहाँ गया हुआ है, किस आर्टिकल, किसके अंदर गया है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये किसके अंदर चला गया। लीगल राइट से हट गया ना यहाँ से हमारा, अब ये सॉरी 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 सॉरी, ये फंडामेंटल राइट से हट गया, लीगल राइट बन गया। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 36, आर्टिकल नंबर 36, आर्टिकल नंबर 36। अब मुझे बताएंगे आप, आर्टिकल नंबर 36 है क्या। आर्टिकल नंबर 36 जो है वो है डेफिनेशन ऑफ डीपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी स्टार्ट हो गया ना, कौन यार। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 36 भी गया, 31 भी गया। चलते हैं आर्टिकल नंबर 38 में चलते हैं। आर्टिकल नंबर क्या होता है कि वो कहता है कि आपको हे भगवान, स्टेट शुड ऑलवेज गिव इक्वल पे इक्वल वर्क। आर्टिकल नंबर 38 कहता है इक्वल पे, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। ये आर्टिकल नंबर 38 कहता है। ठीक है, तो बचा कौन आर्टिकल नंबर बचा कौन आर्टिकल नंबर 51। एंड लेट्स सी द आर्टिकल नंबर 51। क्या मुझे बता सकते हैं आर्टिकल नंबर 52 किसके लिए आता है। जस्ट 52 की बात करेंगे, तो हम पार्ट फोर्थ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब पार्ट फोर्थ ही ना, सॉरी पार्ट फाइव, फाइव फाइव माय बैड। पार्ट देखो मैंने फाइव फाइव ही लिखा था, बट बोल मैं फोर्थ रहा हूँ। तो आर्टिकल 52 से यहाँ से प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाता है, स्टेट शैल हैव अ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर हमने दो चीज सीखी। क्या सीखा हमने, इसको मैं जरा मैं रफ कर देता हूँ। यार इसका ना साइज तो बढ़ा दो एटलीस्ट, क्या कर रहे हो यार। मुझे तो मैं नेक्स्ट में कुछ दूसरा ऐप यूज करूंगा, ठीक है, अब अगली बारी। बट ये मैं थोड़ा हैबिचुअल हो चुका हूँ, तो थोड़ा सा इजीली हो जाता है मेरे लिए। ठीक है, तो देखो अब, ठीक है, ठीक है, इसको भी एक छोटा सा करते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूँ आर्टिकल नंबर 31 किसके लिए था, बताओ आर्टिकल नंबर 31 कौन। आर्टिकल नंबर 31 ये क्या था, ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था। ये अब लीगल राइट बन चुका है। तो आर्टिकल नंबर 31 हमारे संविधान से गायब हो चुका है। कौन सा आर्टिकल गायब हुआ है, आर्टिकल नंबर 31। आपको ये लेक्चर को कम से कम नहीं भी तो 5 बार देखना, आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आता है आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 36 के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 के बारे में बात करें तो बताइए, मैंने बताया था अभी आर्टिकल नंबर 36 किससे काम आता है। आर्टिकल का नंबर 36 आता है डीपी के लिए, डीपी के लिए। तो सी सी एफ से कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे ही याद करो। आर्टिकल नंबर 36 किसके लाएगा, डीपी के लाएगा। आर्टिकल नंबर मैं पूछते जाऊंगा बीच में, डोंट वरी। आर्टिकल नंबर 38 किसके लाएगा, पर आर्टिकल नंबर 51 किसके लाएगा। आर्टिकल नंबर 51 जो होता है ये आता है पीस के लिए, इंटरनेशनल पीस। ठीक है, उसी के बाद आर्टिकल नंबर 52 जो आता है वो किसके लिए आता है, प्रेसिडेंट के लिए आता है। किसके लिए आता है, प्रेसिडेंट के लिए आता है। अब रहा आर्टिकल नंबर 38। तो आर्टिकल नंबर 38 क्या आएगा, इक्वल पे इक्वल वर्क, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, आर्टिकल नंबर 38। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 51। सिंपल। संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आंसर तो ये है, देखो 213 होता है गवर्नर का, तो ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, जस्ट इमेजिन करो कि मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अब हम बारी बारी सारे आर्टिकल्स को देखेंगे इन सबको, और देखेंगे भाई ये है क्या। आर्टिकल नंबर 108 तो मुझे पता है, ज्वाइंट सेशन के लिए पावर प्रेसिडेंट के, पावर प्रेसिडेंट के अंदर वो पावर आती है। ठीक है, सारे के सारे 109, 110, 123 के आसपास हैं। ठीक है, तो हम धीरे 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 चलते हैं 109, 110 और 123 के बारे में। ओके, चलिए अब देखो,
आर्टिकल नंबर 109, आर्टिकल नंबर 100 जो 9 है, ये आपको, आर्टिकल नंबर जो 109 है, ये मनी बिल के बारे में बात करता है। किसके बारे में? मनी बिल के बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 109। ओके। ओके, नेक्स्ट। आर्टिकल नंबर 109 हो गया। किसके बारे में बात करेगा? मनी बिल के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? मतलब मनी बिल के प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर, ठीक है। डेफिनेशन तो आर्टिकल नंबर 110 देता है। ठीक है, मनी बिल के प्रोसीजर होगा, और फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 110 कहता है डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये किसी, अब मिल गया देखो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 110 में डेफिनेशन, 109 में पहले मिल रहा है आपको प्रोसीजर। ठीक है, अब आता है आर्टिकल नंबर 123 और 124। 123 और 124 के बारे में मैं कुछ एक्स्ट्रा भी समझाऊंगा। मनी बिल और फाइनेंस बिल पता ना? पता है ना पक्का? श्योर। हाँ, मनी बिल जो होता है, एक चीज मैं बताता हूँ। मनी बिल जो होता है वो राज्यसभा में अगर पास ना हो तो उससे कोई इफेक्शन नहीं पड़ेगा। लोकसभा में पास होना चाहिए, कोई प्रोविजन नहीं होता। ठीक है, और प्रेसिडेंट इसको कभी भी रिटर्न नहीं कर सकता। बल्कि फाइनेंस बिल को प्रेसिडेंट एक बार सस्पेंसरी वीटो लगा के उसको रिटर्न कर सकता है। अब वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा, उतना नहीं पढ़ते। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 124 के बारे में। आर्टिकल नंबर 124 कहता है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो देखो, आर्टिकल नंबर 124, मैं तो सोच रहा हूँ कहीं अलग से नोट बना लूँ। नोट पैड मिलेगा क्या मुझे कहीं? आज जाने की जिद ना करो। कहाँ बनाऊँ मैं नोट पैड? क्या करे? ठीक है, मैं कुछ ये तरीका सोचते हैं। ठीक है, हाँ। देखो, अब मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा। ठीक है, आर्टिकल एक्शन ऑफ प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। बिल ये भी आएगा मनी बिल के बारे में। आर्टिकल नंबर 114 आता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 113 क्या आता है? इसमें जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट, इट ही कैन पास अ व्हाट, अध्यादेश। अध्यादेश। हमें तुम्हें वो टाइप के अध्यादेश भी बता दूं क्या? सोच तो रहा हूँ मैं कि तुम्हें किस तरीके के अध्यादेश वो पास कर सकता है, वो बता दूं करके। आर्टिकल नंबर 123। बट फिर मुझे वो प्रेसिडेंट के बारे में समझना पड़ेगा। और अरे रुक जाओ, थोड़ा ठंड करो यार। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कर दे तुम। ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल नंबर 23 में मिलते हैं। चलो ठीक है, यही बता देते हैं। सुन लो काम का। ओह माय गॉड। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा था ना, अगर नॉलेज चाहिए तो थोड़ा ध्यान से, इसमें टाइम लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सुन लो। मैं कह रहा था कि ऑर्डिनेंस पावर जो है वो 123 की है। किसकी? प्रेसिडेंट की है। चलो, मैंने मान लिया। अब इसकी जो ऑर्डिनेंस पावर होती है, ऑर्डिनेंस मतलब होता है किसी चीज को अध्यादेश जारी करना है, उसकी शक्ति मिलती है। ये क्या रहता है? ये 6 मंथ तक वैलिड रहता है। ठीक है, और इसमें 6 वीक्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी 1.5 महीने भी ऐड कर सकते हो। टोटल 7.5 महीने का होता है। देख लो, अब तुम्हें 6 महीने लगता होगा, बट एक्चुअली में टोटल 7.5 महीने का होता है। अगर 7.5 ऑप्शन में मिले तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब जिस, देखो सबसे पहले किस बंदे को पावर मिली थी? लॉर्ड कैनिंग को मिली थी। मिल गया देखो क्वेश्चन। लॉर्ड कैनिंग को मिली थी, ये हमारा वाइसरॉय था। कौन था फर्स्ट वाइसरॉय जिसको ये पावर मिली थी? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो इसने कौन सा अध्यादेश, मतलब किसके अंतर्गत किया था? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत ये किया गया था। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के बारे में जब हमने ऑर्डिनेंस के बारे में बात कर ली, तो प्रेसिडेंट की 72 के अंदर उसके पार्डन पावर के बारे में बात कर लेते हैं। पार्डन पावर मतलब उसकी क्षमा करने की शक्ति। तो क्षमा करने की जो शक्ति है, पार्डन पावर आर्टिकल नंबर 72 में यूज की जाती है। वो एक्चुअली 5 तरीके से पार्डन कर सकता है। ठीक है, पहला तरीका जो है वो पार्डन है, तो सीधे पार्डन कर देगा, यानी मृत्युदंड से माफी दे देगा। दूसरा है कम्यूट, यानी लघुकरण। इसमें क्या होता है? वो सजा को कम करता है, यानी फांसी को आजीवन कर देगा। आजीवन मतलब जिंदगी के आधे साल ही होते हैं, डोंट वरी। तीसरा, ऐसा नहीं कि तुम करने लग जाओगे, रेमिट। रेमिट कर देगा, यानी सजा की अवधि को कम कर देगा। जैसे 14 साल है तो 10 साल कर देगा, समथिंग। अगला है रेस्पाइट।
ठीक है। ये नैतिक आचरण के आधार पर मुक्त कर देगा, यानी मॉरल वैल्यू के आधार पर तुम्हें मुक्त कर सकता है, ठीक है। और जैसे कोई रिप्रीव है, रिप्रीव उस दंड को सीधे कह देगा कि हाँ ये दंड का पालन तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। तो रिप्रीव करके ही पावर आती है, टोटल 5 पावर है, ठीक है। ओके, हो गया प्रेसिडेंट के बारे में। कौन सा आर्टिकल था? 123 में क्या था? ऑर्डिनेंस पावर। 72 में क्या था? इसका पार्डन पावर। और एक और सुन लो, इमरजेंसी पावर में देख लो, नेशनल इमरजेंसी 352 में लगेगी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल करेगा 356 के अंदर। उसने कहा प्रेसिडेंट रूल करेगा, छत पे छत, देखो मैं किसी को डिसऑनेस्ट नहीं कर रहा, करेगा करेगी डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ने के संग चल रहे हैं, तो अगर वो लगता है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन। आई रिस्पेक्ट माय कॉन्स्टिट्यूशन, माय प्रेसिडेंट एंड ऑल अबव whoever, ओके, सुप्रीम हु आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आई रिस्पेक्ट देम, ठीक है। बात खत्म। और एक और जान लो, एक और प्लीज प्लीज, 360 का फाइनेंशियल इमरजेंसी, इमरजेंसी 352 में भी लगती है, मैं सॉरी 300 क्या कहता हूँ मैं, हाँ 352 में भी लगेगी और 360 में भी लगेगी, पर 360 वाली कौन सी होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। काफी अच्छी चीजें पता लग गई हैं इसके बारे में आज। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, चलिए जानते हैं लोक सेवा आयोग हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया। कोई नहीं, देखते हैं, अब आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल से पता लग जाएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं, अरे ये तो सीधे 300 पे पहुंच गया अला, ये तो सीधे 300 पहुंच गया। 352 अभी हमने पढ़ा था, 356 अभी हमने पढ़ा, 360 हमने पढ़ा। मुझे बताओ 356 वाला आर्टिकल क्या था? प्रेसिडेंट का रूल था, ठीक है। यार याद करो यार, ऐसे मत करना यार। तुम नहीं याद करोगे तो कौन याद करेगा? नहीं नहीं, बताओ, तुम याद नहीं करोगे तो कौन करेगा? अब जो 310 से लेकर 315 के आर्टिकल है, हमारे पास आर्टिकल, हमारा पार्ट है 14, 14 पार्ट है जिसमें सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट्स में है। उसमें आर्टिकल 308 से 323 आते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं, पहले ही देख लेते हैं, पहले ही देखेंगे। 315 बताता हूँ, ठीक है। 315 वाला क्या है, ये बोलता है प्रोविजन ऑफ यूपीएससी, ये जो यूपीएससी है लोक सेवा आयोग यही है, ठीक है। तो 315 वाला आर्टिकल ही कहता है कि आपको यूपीएससी का प्रोविजन करना है, पीएससी का प्रोविजन करना है, और दो सर्विस कमीशंस बनाने हैं आपको, ये सारी की सारी कौन कहता है? कौन कहेगा? कौन कहेगा? आर्टिकल 315 ही आएगा, तो यही इसका आंसर हो जाना चाहिए। पर अभी भी हम आर्टिकल नंबर 314 को देखेंगे, फिर बाकी भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि हम ना देखें। आई थिंक 314 इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ 314 इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी मुझे जानना है। अब आपके माइंड में ही चल रहा होगा, हाँ 312, 310 और 314 आर्टिकल मुझे जानने हैं। तो चलिए इसको हम गूगल पापा के पास चलते हैं, ठीक है। तो गूगल पापा, गूगल पापा, मुझे अब आर्टिकल नंबर 310 बताओ। आर्टिकल देखो, इसमें याद नहीं करना था, ठीक है, बट फिर भी 310 मैं चाहता हूँ कि 310 भी तुम्हें पता हो, ठीक है। तो ये है कि हाँ, ऑल पर्सन सर्विस सर्व एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर 310 के अंदर आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, ठीक है। तो ये 310 के अंदर आता है। अब 312 देखते हैं। 312 आर्टिकल जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज कोई डील करता है, ये भी ऑल इंडिया सर्विस डील करता है, ये भी 314 भी ऑल इंडिया को ही करेगा, ठीक है। बस अभी आपको ये याद रखना है कि 315 जो है वो संविधान से कहता है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। अच्छा एक चीज ध्यान से समझना, 314 जो है ना, वो 28th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको निकाल दिया गया था, ठीक है। ये प्रिविलेजेस ऑफिसर्स एंजॉय अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो प्रिविलेजेस लेते हैं उनके बारे में बात करता है, तो इसको हटा दिया गया है यहाँ से। तो कुछ 2500 क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार, किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर देखते ही लोग लगा देंगे राष्ट्रपति, पर राष्ट्रपति इकलौता बंदा है, अगर मैंने उसको पटा लिया तो ऐसा तो मैं किसी को भी ऐड कर सकता हूँ, है ना, है ना। हाँ तो राष्ट्रपति को नहीं, ये बहुत बड़ा डिसीजन,
और कोई इकलौता बंदा इस डिसीजन को ले, ये हमें गवारा नहीं होता। क्या पता राष्ट्रपति, क्या पता राष्ट्रपति हमारे अपोजिशन का हो, क्या पता वो हमारे फेवर वाले उसका हो, किसी का भी हो सकता है ना इन दोनों में से। तो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? संसद। आंसर क्या आएगा? संसद आएगा। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ओके, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये काफी वैसा क्वेश्चन है क्योंकि पॉइंटर वाला है, वन पॉइंटर वाला, फिर भी पता होना चाहिए। इसका आंसर न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली जो थे, वो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन कब किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो भाषा के आधार पर जो किया गया, वो किया गया 1953 में। ठीक है। अभी थोड़ा सा पॉइंटर आ रहे हैं तो पॉइंटर करेंगे। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? जो लिंग्विस्टिक बेस पे 1953 में किया था, पर पहला राज्य कौन सा था? तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट हु गॉट द लिंग्विस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। पौंडीचेरी को किस वर्ष भारत संघ में शामिल किया? पौंडीचेरी ये था, ये पोर्तुगीज के हाथ में था। ठीक है, तो इसको कब किया गया? मेरे हिसाब से, मैं जब जितना मैं जानता हूँ, तो मेरे हिसाब से 1956 नहीं होगा, 1955 नहीं होगा, 1958 भी नहीं है। आंसर इज 1959, इट्स करेक्ट। ठीक है। काफी इजी था। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? अच्छा, नागरिकता के बारे में बात करते हैं। इतना बात करना जरूरी नहीं, ठीक है, हम नॉर्मली कर लेते हैं। तो एकल नागरिकता मतलब आप एक ही जगह के नागरिक हो सकते हो। आप या तो भारत के नागरिक हो गए या स्टेट के नागरिक हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं, आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, नॉट उत्तराखंड। उत्तराखंड का कोई भी नागरिकता हमें नहीं मिलती है। हाँ, स्थायी मिलता है, नागरिकता नहीं मिलती है। हम भारत के एकल नागरिकता को फॉलो करते हैं। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? अब आपके पास काफी तरीके हैं। आप देशीकरण से भी कर सकते हैं, वंशानुक्रमण से भी कर सकते हैं, और जन्म से भी कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों ये सही जवाब है। तो आंसर इज डी। वंशानुक्रम मतलब आपके वंश नहीं है तो आप वंश से कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा सही है तो सारे के सारे सही होंगे। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? नागरिकता नागरिकता बहुत चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ नागरिकता के ऊपर थोड़ा भाषण दे दूं क्या? कोई बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं नहीं, मान भी लेगा तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, क्या फर्क पड़ता है? चलो बहुत है, नागरिकता कानून में तो बहुत है। अच्छा देखो, थोड़ा बहुत डिस्कस तो कर ही लेते हैं। जब इतना डिस्कस कर ही रहे हैं तो थोड़ा डिस्कस करने में कहा जाता है, नहीं नहीं, कहा जाता है। हम बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 में ये लिया गया है ब्रिटेन से। कौन सा? सिंगल सिटीजनशिप। तो पहला आपका आंसर मिल गया। एक एकाग क्या था, एक नागरिक जो था वो एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं। देखो, दो टाइप के इंसान हैं, एक तो सिटीजन होगा ऑफ इंडिया और एक फॉरेनर होगा। ठीक है, तो इसको तो फंडामेंटल राइट भी मिलेंगे और सोशल राइट भी मिलेंगे, बट इसको सिर्फ सोशल राइट रहेंगे, इसको फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे। ये डिफरेंस है। अब सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन की है, ब्रिटेन की है, इंडिया की है, काफी है। यहाँ आपको यूएसए मिल जाएगा, स्विट्जरलैंड मिल जाएगा। ये रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हम, नॉर्मली इतने काफी है, ठीक है, और ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। फिर तो फिर वो यूपीएससी लेवल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं? कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं दी गई है? ठीक है, तो देखो, अगर आपके पास संपत्ति के स्वामी हैं तो आप उससे भारत के नागरिक नहीं बन सकते। पंजीकरण आपने करवाया, अच्छी बात। अधिवास वहां रहते हैं, अच्छी बात है। वंशानुक्रम, बहुत अच्छी बात। आपने कहा कि ये संपत्ति मेरी है, तो क्या भारत की नागरिकता मिल जाएगी? ऐसा कुछ भी व्याख्यान नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के में राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन अब वेरी करेगा, ठीक है, हमारे यहाँ अब ये वेरी करेगा। चलो इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताओ। मैं आपको देता हूँ 5 सेकेंड, ठीक है, और मुझे 5 सेकेंड में आपको बताना है कि कितने स्टेट्स हैं एंड यूटीज है हमारे इंडिया में। तो देखो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये 29 और 7 के आसपास चल रहा था उस समय, ठीक है, फिर ये हटा दिया गया। तो अब टोटल है 28 स्टेट, आई एम श्योर 28 स्टेट है, और 8 यूटीज है, ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा चांसेस क्वेश्चन के आने के। बहुत से लोगों को नहीं पता, 95% लोगों को ये चीजें नहीं पता, वो अभी भी 29 स्टेट और 7 यूटी मानते चलते हैं। बट अब 28 स्टेट, 28 हो चुके हैं, एक यहाँ से कम हुआ, वो इधर घुस गया। ठीक है चलो, यार ये किसके मैसेज आ रहे हैं मुझे बार बार। हाँ, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। नागरिकों के मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल फंडामेंटल राइट्स, कौन से आर्टिकल में। चलिए यही क्वेश्चन बताने का अवसर हम आपको देते हैं, और आप, मुझे पता है आप ये बताएंगे, बताइए कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। पहला पार्टिकल के पहला आर्ट क्या है, टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी। सेकंड सिटीजनशिप। थर्ड फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ बताओ, दम है तो। चलो चलो फोर्थ बताओ। चलो, भारतीय में 12 से 35 तक है, ठीक है, याद रखना। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हुए, हमें कितने मूल अधिकार पाए, कितने फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास। कम ऑन, टोटल फंडामेंटल राइट्स बताओ। हाँ, कौन यार, मैं तो एक एक गिना दूंगा, तो मुझे बताओ कितने हैं। चलो मैं तुम्हें फंडामेंटल राइट्स आज गिना ही देता हूँ, ठीक है, गिनोगे मेरे साथ। अब ये तो पता होगा ना कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से आर्टिकल से कौन से, देखो उसने लिखा ना 12 से 35 तक है फंडामेंटल राइट, ठीक है, कोई 14 से लेके चलता है, ठीक है, 12 से 35 तक, कोई 14 से लेके चलता है, ठीक है। 12 से 35 माना जाता है। अच्छा देखो, आ, क्या बताऊँ तुम्हें, कैसे बताऊँ, देखो 12 से 35 तक ही चलता है, बट 12वां क्या है 13वां क्या है, हम 12 से 35 को एक बार देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, और बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आ जाएगा। तो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए यार, इतनी जगह काहे भर चुकी है यार इसमें, यार इतना नहीं यार, प्लीज यार साफ हो जाए यार, खुद से साफ हो जाना प्लीज। यार इतना पोछा घर में लगा था, मेरे घर वाले मिल गए, आज कहते वाह बेटा, मुझे कोई अच्छी लड़की मिल जाती, कहती वाह, तुम्हें खाना बनाया तुम खाना बनाओ, तुम्हें नौकरी क्यों करनी है। अच्छा ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 12, अगर आर्टिकल नंबर 12 की बात करें तो ये बात करता है हमारे स्टेट्स के बारे में, डेफिनेशन ऑफ स्टेट मिलती है हमें। डेफिनेशन ऑफ स्टेट बहुत अलग अलग दी गई है, ठीक है, हो गया। आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13 बात करता है हमारा कि जो भी फंडामेंटल राइट्स जो बनाए हैं अगेंस्ट, जो भी मतलब पार्लियामेंट से जो भी राइट बनाए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स को अगेंस्ट कर रहा है उसको तोड़ने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि राइट्स को तोड़ो और बनाओ फंडामेंटल राइट्स को बचाओ, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वलिटी, तो इक्वलिटी के बारे में बात होती है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 पता लग गया। अब इक्वलिटी कहां पर नहीं होगी, इक्वलिटी आती है एक्सेप्शन केस भी आता है, 361 जो है आर्टिकल नंबर 361 कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को आप राइट टू इक्वलिटी में नहीं लेकर आओगे, दे आर एग्जेम्प्टेड, दे आर एग्जेम्प्टेड। और इट इज ऑल्सो सेड दैट
आर्टिकल नंबर 105 और आर्टिकल नंबर 194 that these in parliament or legislative they are cannot be challenged in the court for speech. ठीक है, 40 days of session एमपी और एमएलए कैन नॉट बी अरेस्टेड। सेशन के 40 दिन बाद या पहले तक उसे अरेस्ट नहीं किया सकता, और मेंटली चैलेंज पर्सन को तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देख लो भाई, अगर इस लेवल पे पहुंच सको तो बताना। आर्टिकल नंबर 15 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर जो 15 है वो हमें डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है, किसी भी कलर, कास्ट, क्रीड, डिस रेस एंड समथिंग, सेक्स और व्हाटएवर। आर्टिकल नंबर 15 के भी बहुत पार्ट है, ठीक है, उतना नहीं चाहिए। आर्टिकल नंबर 16 कैसे लेंगे? आर्टिकल नंबर 16 बहुत अच्छा है, ये हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन के लिए मना करता है। आर्टिकल नंबर 16 के साथ चलेंगे हम 17। 17 मतलब खतरा, यानी अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को ये भी मना करता है। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, पता लगा इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं और रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। आर्टिकल नंबर 18 जो है, आर्टिकल नंबर 18 ये कहता है कि आप कोई भी टाइटल नहीं रख सकते। आंसर इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक आपको बोला गया है कि आपको फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम में क्या क्या लेना चाहें वो आपकी मर्जी, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गए, पर टोटल ऐसे तो इतने सारे नहीं। पार्ट्स में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट में सिर्फ 6 ही है, ठीक है। पहला, राइट टू इक्वलिटी, इक्वालिटी, फिर आता है फ्रीडम, फिर एक्सप्लोरेशन आता है, फिर रिलीजन आता है, फिर एजुकेशनल राइट्स आता है, और फिर रेमेडीज आता है। आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 पार्ट है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर इज 6, ठीक है। अबे ऐसे करूंगा तो फिर तो दिन लग जाएगा ना भाई। तो ये कैसा खराब होगा भाई? बहुत अच्छी बात है। तो 12 से 35 करेक्ट था, ये मैं 6 लेके आया था। नेक्स्ट चलते हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसके पास है? तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति, याद रखना, संसद को नहीं, राष्ट्रपति को नहीं। ये रहा। सिर्फ उच्चतम न्यायालय को अगर आप बोलोगे, सिर्फ उच्चतम, देखो सिर्फ का वर्ड जहां भी है ना वो कभी भी सही नहीं हो सकता, ठीक है। उच्चतम न्यायालय को दोनों को है, ठीक है। बट उच्चतम न्यायालय का लिया जाता है, बट अगर उच्च न्यायालय का फैसला जो है वो काफी पावरफुल है तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, इसको डायरेक्टली हाँ। हाँ, दैट्स रियली रियली ग्रेट क्वेश्चन। आर्टिकल नंबर 19 के बारे में अगर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22, 20, 21 और 22, ये दोनों, ये सारे आर्टिकल फ्रीडम के आर्टिकल हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 के बारे में बात करूं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अब्बा जब्बा दब्बा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 के बारे में बात करें तो वो ऑफेंस के कंजर्वेशन के लिए है। तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा लाइफ, देखो आर्टिकल नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, लाइफ की वो है। आर्टिकल नंबर 22 अरेस्ट और डिटेंशन के लिए है, ठीक है, अरेस्ट और डिटेंशन के लिए है। अब देखो, प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंदर होगी? अब खुद से सोचने की बात है। प्रेस, अगर मैं बात करूं, प्रेस, प्रेस, इसको प्रेस करो, ठीक है। तो प्रेस करने की बात करते हैं, तो हम चलते हैं, ऑफेंस के बारे में नहीं आएगा, लाइफ तो आ ही नहीं सकता, अरेस्ट, स्पीच ही बनता है। 19 का कोई, 19 के दो ऑप्शन है मेरे पास, तो 19 का वन जो है ये है फ्रीडम ऑफ प्रेस, यस, एंड 19 का टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। प्रेस आया पहले, सबसे पहले प्रेस आया, उसके बाद स्पीच आया, तो याद रखना, छपा इज मोर इंपॉर्टेंट देन बोला गया, ठीक है। तो मैं 21वें का एक भी बता दूं क्या मैं? 21वें का जो एक है क्यों दिया गया है, ये राइट टू एजुकेशन दिया गया है, राइट टू एजुकेशन। और 24वें का दो, ये तो मुझे नहीं पता।
व्हाट इज द आर्टिकल 24(2)? मुझे आर्टिकल नंबर 24 तो पता है, पर आर्टिकल नंबर 24 का 2, देखो राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट है आर्टिकल नंबर 24, ये तो सबको पता है। चाइल्ड लेबर को प्रोविजन करने के लिए आर्टिकल नंबर 24 दिया जाता है। पर आर्टिकल नंबर 24वें का द्वितीय क्या है, ये पैराग्राफ 2 सेकंड, नो चाइल्ड बिलो ये आता है। इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड का कुछ सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, बस राइट टू अनएम्प्लॉय वो मान लो, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने बात किया था ऐसा कौन सा आर्टिकल है संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ये बताओ कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल नंबर 31। ठीक है, आर्टिकल नंबर 31 को 44वें संशोधन से धन से फंडामेंटल राइट से इसको हटाकर लीगल राइट बना दिया। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट तुम्हारी जमीन हड़पती ना तो तुम इसमें कोर्ट में नहीं जा सकते। राइट टू एजुकेशन अभी पढ़ा हमने, कमॉन, ये तो लाइफ के लिए हो गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 जो हो गया वो ऑफेंस के लिए हो गया। 21वें का ए जो बचता है वो अभी हमने पढ़ा था, 21वें का, 21 क्या है तुम्हारा, लाइफ का है ना, 21वां क्या है, लाइफ का है। और 22वां क्या है, 22वां अरेस्ट और डिटेंशन के लिए। 21वें का ये बोलता है राइट टू एजुकेशन, 21 ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से जो कौन से रिट याचिका दायर की जा सकती है। हमें इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस चाहिए। अब रिट, हमारे कुछ रिट होते हैं, रिट यानी रिट जारी करने की जो आ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 32 कहता है, हाँ नहीं क्या कहते हैं, हाँ, कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के लिए हमें अलाउड है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी 32 आता है। ठीक है, और 226 आता है, ये हाई कोर्ट के लिए आता है, माय बैड। 32 है ना, 26 है ना, 226, ठीक है, 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए आता है। अब कुछ रिट्स जारी की जाती है। हमारे पास जनरली 5 रिट्स होती है। ठीक है, 32 में कौन, सुप्रीम कोर्ट, 226 में आर्टिकल कौन, हाई कोर्ट रिट जारी करता है, जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिट्स। अब इसी को भीमराव अम्बेडकर ने सोल, अभी हमने कहीं पढ़ा था, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज आर्टिकल नंबर 32, द रेमेडीज इज दैट व्हाट यू कॉल। बट अब ये रिट्स, ये इसमें तो 4 ही रिट्स है, परमादेश, बंदी प्रतीक्षण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ऐसी 5 कौन से रिट है भाई, मुझे ये रिट जाननी है और उनके बारे में भी जानना है। तो क्या आपको जानना है? हाँ, जरूरी है भाई, रिट जारी करना इज मोर इम्पोर्टेंट ब्रो। लेट्स अंडरस्टैंड द रिट्स। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मत देने का जो अधिकार है वो हमारा कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार नहीं है, आर्थिक नहीं है, कानूनी नहीं है, आंसर इज राजनीतिक अधिकार है हमारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के राज्य की नीति के निर्देशित तत्वों का उल्लेख किया गया? कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी के बारे में बात किया गया है? तो आपको पता है 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो आपको क्या लगता है 33 से क्या शुरू होगा? नहीं नहीं, अब बताओ। अब लोग सोचेंगे कि 33 से स्टार्ट होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, 33 से स्टार्ट नहीं होता, सॉरी 33 से, आंसर इज 36 से स्टार्ट होता है। 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी है। तो इसका मतलब बाकी के, बाकी क्या 35 का फंडामेंटल राइट तो जैसे बने 36 से स्टार्ट होगा। बच्चों का सवाल था, एक तो क्वेश्चन कोई सवाल करने लगा। हाँ, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, डीपीएसपी, नीति निर्देशक के सिद्धांत कैसे है, कैसे है भाई? ये वाद योग्य नहीं है। ये मतलब हम इसको कोर्ट में ले जाके इसके ऊपर वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ चलिए। इक्वल सिविल कोड का उल्लेख, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल के अंदर है बताओ?
अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, आर्टिकल नंबर 40 हमें बोलता है कि हमारे पास पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। आर्टिकल नंबर 33, सॉरी 43 जो होता है वो बोलता है मिनिमम वेजेस का सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल नंबर 42 आपको बोलता है एटलीस्ट ह्यूमेन कंडीशन तो आपको मिलने चाहिए वर्क करने के लिए। आर्टिकल नंबर 44 आपसे बोलता है, बताओ बताओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। पहला कौन सा स्टेट था जिसने यूसीसी को किया था? आंसर इज फर्स्ट गोवा। उन्होंने इसको लागू किया था। वाओ, वाओ। ठीक है, मैं उसकी तरह एक्टिंग कर रहा था। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अनुसार किस तक बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 19 14 साल, 14 साल तक के बच्चों को। ठीक है। ओ, मेरा फोन 100% हो गया। क्या बात है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो बच्चे ना जल्दीबाजी में 51 लगा देते हैं। आंसर इज 51 का क। मूल कर्तव्य मतलब, मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। श्योर? फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्या बोल रहा हूँ मैं? मुझे भी लग रहा है क्या बोल रहा तू। और जो भी है 51 का कॉल जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, कर्तव्य। हाँ, करेक्ट। ठीक है। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? फंडामेंटल, ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, मूल कर्तव्य। मैं कभी कभी तो वैसे लगता है कि फंडामेंटल राइट्स, राइट्स मतलब होता है अधिकार, मूल अधिकार के बारे में बात होती है, फंडामेंटल राइट क्या होता है? पर फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कहाँ चली गई? ये मुझे पता है। मैंने आपको बताया था ना सर, इनिशियली सबसे पहले पहले ये मैंने बताया था कि कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, किस तरीके से ली गई है। बताया था? नहीं नहीं, बताया था, नहीं बताया था? तो बताओ आंसर क्या है इसका? दल बदल शेड्यूल जी मैंने बताया है। ठीक है, शेड्यूल से मैंने बताया। क्या? देखो, डीपीएसपी तो आयरलैंड से ले गए, इसका तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं यूएसए से। पूर्व सोवियत, पूर्व सोवियत संघ, नहीं नहीं नहीं, पूर्व सोवियत संघ। तो आंसर इज यूएसएसआर। अगर यूएसएसआर है तो फंडामेंटल राइट तो यूएसए से ले गए थे, तो यूएसएसआर मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज ही होना चाहिए। करेक्ट। एक मिनट, लेट मी चेक। ओके। विच थिंग इज टेकन फ्रॉम द यूएसएसआर इन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या? तो प्रेमबल का लिया हुआ था, 5 ईयर प्लान लिया गया उससे। रशिया, रूस। फंडामेंटल, कमान यार, हाँ, नहीं अच्छी। हाँ, ये रशिया तो है। यूएसएसआर यार, क्या यार सचिन यार, आई शुड बी। छी 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 छी। तो यूएसएसआर से आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लेगा जिसको 51A में ये गठित है। वर्तमान में संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल संख्या क्या है? मूल कर्तव्यों की कुल संख्या। मूल कर्तव्य मतलब, फिर से बता रहा हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज बताओ। हम्म।
अलग अलग से लिए गए, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि एक ही जैसे लिए गए, ठीक है। बट अगर हम ये देखें कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए शेड्यूल 12 है, 6 हो गए फंडामेंटल राइट्स, और ये 12 6 के बीच में 11वां, 11 ही है। नेक्स्ट, भारत में कार्यपालिका, कार्यपालिका को पता है आपको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? देखो, लेजिस्लेटिव का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। तो आंसर इज राष्ट्रपति। आओ नीचे आओ। मैं चेक करता हूँ, हेड ऑफ लेजिस्लेटिव। मेरी गलती है, लेजिस्लेटिव का जो हेड होता है वो पार्लियामेंट होता है, माय बैड। एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है ये तो प्रेसिडेंट होता है, ये तो कंफर्म हो। क्या हो गया, लगता है मुझे बीमारी ने घायल कर दिया है। हाँ ठीक है, मुझे नहीं आया ये वाला, होता है। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ जो हमारा है, उसकी जो शक्ति है वो किसमें निहित है? आंसर ये संसद। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। अब मैं तुम्हें चाहूँ तो ये भी बता सकता हूँ कि इसका निर्वाचन कैसे होता है, बट क्या करना है, इतना ध्यान नहीं देना, ठीक है, नॉर्मली रखना है। निर्वाचित सदस्य होते हैं दोनों सदनों के, सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद नहीं, सिर्फ विधानसभाओं में से, ठीक है। तो विधानसभा और संसद के, दोनों सदनों के, राज्यसभा, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किए जाते हैं? देखो, राष्ट्रपति का कुछ भी आएगा तो देखो, जो कराने वाला वो कौन है? निर्वाचन आयोग। करवाता कौन है? सिंपल सी बात है, निर्वाचन आयोग कराता है। बट राष्ट्रपति के बारे में बात की है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसको कौन फॉलो करेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक है। चलो, राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सा एकल संक्रमणीय, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व, तीनों के तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, तो सभी आ जाएगा। भारत सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बताओ। राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, नहीं यार, हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मुझे नहीं पता, आप बताओ आप। जवाहरलाल नेहरू नहीं, वल्लभ भाई पटेल नहीं, महात्मा गांधी नहीं, राजेंद्र प्रसाद, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्र, हाँ ये, हम्म, नीलम रेड्डी की, ये रहा, रेड्डी जी, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप, महाभियोग मतलब होता है निकालो, संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद का कौन सा सदन राष्ट्रपति के महाभियोग की तैयारी शुरू कर सकता है? आप कहीं से भी स्टार्ट करवा लो। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कहीं मुझे तो लगता है जिम किम, जो किम जॉन है, वो तो कितनी बार भी हो सकता है। बट क्या भारतीयों के लिए है? हाँ, भारतीयों के लिए भी कोई सीमा नहीं, सच में। यस। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को
यार राष्ट्रपति को कौन दिलाया, मतलब किसकी इतनी हिम्मत है। उपराष्ट्रपति तो तब जगह लेता है जब राष्ट्रपति नहीं होता है। तो हमारे आंसर बचता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं, क्योंकि इनसे बड़े वो ही होते हैं। समझ रहे हैं आप। चलिए, बड़े नहीं मतलब इन द सेंस कि पावर होती है ना उनके पास, हर चीज के पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मैं अगर नेगेटिव गिराने लग गया ना, तुम्हारी वाट लग जाएगी। ठीक है, फिर तुम सोचने में मजबूर हो जाओगे। इसलिए नहीं, अभी सिर्फ याद करो। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं कौन से। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के बारे में बात नहीं हो रही है, याद रखना। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल। मैं तेरे काबिल हूं या तेरे काबिल नहीं। सिर्फ राज्यसभा नहीं, लोकसभा भी नहीं, निर्वाचित सदस्य भी नहीं, सभी सदस्य इसमें होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। पर जिसका मन करे हटा लो, पर लोकसभा की सम्मति से। राज्यसभा, लोकसभा की सम्मति हो तो राज्यसभा राष्ट्र उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। ठीक है, राज्यसभा की बैठकों का सभा पतित्व कौन करता है। देखो ये क्वेश्चन आप बच्चा बच्चा बता सकते हो। देखो, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा उनको हटा सकती है उपराष्ट्रपति के पद से। तो क्योंकि राज्यसभा की बैठक को स्वामित्व को कौन करता है, उपराष्ट्रपति। एक केस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए थी। तो एक ऐसे थे तो जिसमें केस आया था कि अगर राष्ट्रपति, वैसे उस समय राष्ट्रपति था, पर अगर राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ना हो तो मुख्याधीश, ये भी ना हो तो फिर सोचा जाएगा। ये कंडीशन ऐसी हो नहीं सकती actually। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो फिर देखेंगे, फिर बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे। आंसर है कृष्णकांत। ठीक है, निम्न में से कौन संसद की स्थायी एवं उच्च सदन है। स्थायी एवं उच्च सदन, तो राज्यसभा के बारे में आपने सबको पता होगा। तो राज्यसभा को ही उनकी स्थायी सदन कहते हैं, परमानेंट भी कहते हैं, डिसॉल्व नहीं होती। और सबसे ऊंची अपर हाउस भी बोला जाता है। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा आंसर सही है। ठीक है, ऐसा है कि मेरा आंसर परफेक्ट है, 12 जनों को मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग यहाँ नीचे कमेंट्स में जाएं और मुझे मेरे प्रोज भी बताएं और मेरे कॉन्स भी बताएं। ठीक है, अगर इतना नहीं होता तो ये बता दो कैसा लग रहा है तुम्हें लेक्चर, कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, क्या मुझे इसे और डिटेल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अगले 71वां क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, राज्यसभा के किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा किसकी है। चलो बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा बार मतलब इसमें कोई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है, मतलब लॉजिक ही लगाओ, नॉलेज की जरूरत भी नहीं है। बिहार नहीं, नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रतिनिधि होंगे ना, क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम आम चुनाव कब हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 1952 में हुआ था। 1947 में देश आजाद, इंडिपेंडेंस हुआ। उसके 3 साल बाद 1952 को पहला आम चुनाव हुआ। लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा का अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो 21 साल की शादी करनी है क्या। नहीं नहीं, शादी करनी क्या, नहीं ना, तो 25 साल होगा। लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना है आपको तो आप मिनिमम 25 साल के तो होने चाहिए, राइट। इसका मतलब मैं लड़ सकता हूँ। ठीक है, कौन सा राज्य अपने अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, सबसे ज्यादा कौन भेजेगा, उत्तर प्रदेश ही भेजेगा। अभी अभी हमने आंसर पढ़ा है। लोकसभा में राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए उसे बोलते हैं, ध्यान से देखना। इसमें अधिकतम जो होना चाहिए, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका अधिकतम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। दैट इज अ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम। ओके, ये एक्चुअली तुम्हें दिखाई नहीं देगा थोड़ा सा, पर प्लीज थोड़ा सा बेयर करना, मैं पढ़ दूंगा। ठीक है,
कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? धन विधेयक मतलब मनी बिल है, कोई भी विधेयक जो है वो मनी बिल है, ठीक है, उसका निर्णय कौन लेता है? इसका निर्णय कौन किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर आपका लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो कहता है कि ये मनी बिल है। संसद में संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की जो क्षमता रखता है, ठीक है, वो रखता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहता है संयुक्त आ जाओ, एक साथ मिलकर, ठीक है, ज्वाइंट सेशन कहते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? नहीं नहीं, मतलब कौन करेगा, किसके पास इतनी पावर है? राष्ट्रपति की पावर है यार। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस क्वेश्चन को ना ही कुछ समझने की देरी है, ये मुंह से ही निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, चलो नीचे कमेंट करके बताओ क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, हमारे पहले प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं, सही या गलत? ठीक है, नेक्स्ट है, यहीं पर रुको और आंसर दे दो, फिर आगे फिर टाइम नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो सांसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? उसे मंत्री अगर बनना है तो उसे कितने दिनों बाद ये बनना जरूरी है? ठीक है, तो याद रखना 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद प्रधान, एक सेकंड ना, आजा, ठीक ठीक, हाँ लग गया आंख में। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित किया जाए, अविश्वास मत अगर पारित कर दिया जाए तो मंत्री परिषद इस्तीफा दे देती है। पूरी मंत्री परिषद को निकाल देते हैं किसी भी मंत्री के। वित्त विधेयक सबसे पहले सांसद के किस सदन में पेश किया जाता है? जो फाइनेंस एक्ट बिल होता है, वित्त विधेयक बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, आइडिया तो नहीं है, पर नाम से थोड़ा फाइनेंस का कुछ पता लग रहा है। और ये सबसे पहले आपको लोकसभा में दिया जाएगा। निम्न में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है, परंतु मत देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यह है महान्यायवादी, ठीक है, मत नहीं दे सकता पर कार्यवाही में भाग जरूर ले सकता है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? संसद के अविश्वास पर, मेरे हिसाब से तो मुझे जो लगता है, जो अगर मैं ना भी पढ़ता तो मैं सिंपल ये कहता कि आप लोकसभा में लेकर आओ। यस, तो पढ़ा लिखा भी लोकसभा ही जाएगा और अनपढ़ भी लोकसभा ही जाएगा। लोअर हाउस से जाएगा ना, लोअर हाउस फिर अपर हाउस, ठीक है, ये सोचना भी मत ऐसा, बट ऐसा कुछ है। लोकसभा का विघटन कौन करता है, डिसॉल्व कौन करता है? लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर राष्ट्रपति के अंदर है। लोकसभा का नेता कौन होता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आंसर प्रधानमंत्री होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन कराता है? महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनकी नियुक्ति कराने के लिए आपका इसमें आंसर राष्ट्रपति है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो गवर्नर होता है। राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये सारी नियुक्ति का काम राष्ट्रपति का है। राज्यपाल पद पर बना रहता है कितने वर्षों के लिए बना रहेगा? मुझे बताओ, आंसर रहेगा आपको जब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक बन सकता है। उसे 5 साल से पहले भी निकाल सकते हैं, तो 5 साल के लिए इज नॉट कंपल्सरी। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने समुदाय, राज्यपाल भी कुछ आंग्ल भारतीय को लेता है, अब वो हट गया है शायद, एक ही है। एक ही है अब। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर अगर मंत्रिपरिषद है तो उनकी नियुक्ति करने वाला राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिंपल, राज्यपाल। मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, गवर्नर जो होगा वो चीफ मिनिस्टर की करेगा, प्रेसिडेंट को यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन आप राष्ट्र, मैं बताता हूँ इसे कौन चलाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक ही इसको चलाता है। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो राज्यसभा वाला सीधे, मतलब सॉरी, राज्यपाल जो सीधे राष्ट्रपति को वो करता है रिपोर्ट, तभी उसे चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कह सकता।
मैं बनूंगा सीधे गवर्नर बनूंगा, उसके बाद सीधे प्रेसिडेंट बनूंगा, बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ इन दोनों का पावर है, बट ऐसा नहीं है, सबके पास प्रो भी है तो कॉन्स भी है। पर गवर्नर का मुझे अभी तक तो वही लगता है, ठीक है एक ही के अंडर तो हो। किसी राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में विधानसभा की सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या है? यार ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो प्यार हो गया यूपी से इसको। विधानसभा एवं विधान परिषद के कम से कम अधिवेशन होने कितने? विधानसभा एक साल में कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य ही अनिवार्य है। समझ में आया? 6 महीने का गैप होना चाहिए ना, तो 2 होना तो अनिवार्य है नहीं है। ये तो बच्चा बच्चा लॉजिक लगा सकता है, बच्चा बच्चा चोर नहीं है, ठीक है। विधान परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है, मैं बताता हूँ। इस सदन के सदस्य बनने के लिए विधानसभा, याद है ना, विधान परिषद, विधान परिषद मतलब होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल, विधान सभा, हाँ, कार्य परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हाँ ठीक है, कार्यपालिका जो भी है, हाँ। इस सदन के सदस्य के लिए 30 वर्ष है, हाँ, विधान परिषद के लिए 30 है। विधानसभा की सदस्य के लिए 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से, हाँ ये भी सही है। न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है, ये भी करेक्ट है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। संविधान के 370 में विशेष राज्य का दर्जा किसको दिया गया है? 370 अभी जम्मू कश्मीर के बारे में बात चल रही थी, तो यही जम्मू कश्मीर ही इसके लिए पर्याप्त होता है। और हमने यहाँ पर खत्म की है अपनी सेंचुरी। तो 100 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड ऑन पॉलिटी बाय सचिन पांडे। और लास्ट में तुम सर भी लगा सकते हो, ठीक है। I'll take a 5 minutes breaks and then we'll come back and then we'll do it, क्योंकि लगातार नहीं करता मैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? तो देखो ये करंट का क्वेश्चन है क्या, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? तो अब ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं चेक कर लेता हूँ। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? 6 राज्यों में। आंसर इज 6, ठीक है। मुझे 1 सेकेंड और देना। आह, अब देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में जब राष्ट्रीय विकास परिषद बैठते हैं तो राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अब जाहिर सी बात है, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा वो मुख्यमंत्री करेगा। अब यहाँ पर ना गवर्नर सोचते हैं बहुत लोग, तो गवर्नर नहीं करता एक्चुअली, मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। जो राज्य का पहला विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? राज्य का, ये राज्य के बारे में बात हुई है, ठीक है। इस अधिकारी को हम कुछ नहीं, महाधिवक्ता बोलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये 34 थी उस टाइम पर अभी कितनी है ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा, तो लेट मी चेक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी 33 बोल रहा है, ठीक है। ओके, हाँ सॉरी। तो टोटल जो है वो एक्चुअली टोटल होती है एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है वो न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, तो टोटल कितनी हो गई? 34 हो गई, ठीक है। काफी सटीक और काफी सही आंसर था मेरा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ मी, ठीक है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ मी। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अब सर्वोच्च न्यायालय की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इतने बड़े काम राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद को बना सकता है? तो आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? परफेक्ट, 65 साल। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन क्वेश्चंस को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो सुप्रीम कोर्ट के थे, वो कौन थे? देखो मुझे इसमें से मुझे पता है कौन है, आप बताएं इनमें से कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल कुछ नहीं, कानिया, H J कानिया। संविधान की बहुत मुख्य न्यायाधीश है, बहुत ज्यादा वैल्यू है इनकी, कोई भी मस्ती में मत लेना, पहले ही बता रहा हूँ। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? अंतिम अधिकार, अंतिम अधिकार तो मेरे हिसाब से तो सर्वोच्च न्यायालय को ही होना चाहिए, ठीक है। वो पहला है, अंतिम है, क्या है, सोचो।
तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी व्याख्या करो डजेंट मैटर, पर लास्ट व्याख्या जो करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पहली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये काफी ऐसे क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, तो आंसर इज फातिमा बीबी। तो याद रखना फातिमा, तो मुस्लिम है, ठीक है। सॉरी आगे बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी थी, ठीक है, बैठना, फातिमा बीवी, ठीक है। निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के राष्ट्रपति के रूप में काम लिया गया? तो हाँ, ये बहुत अच्छे थे, तो इसका आंसर मुझे पता है, ठीक है, इसका आंसर मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ था, और काफी अच्छा आंसर है। हिदायतुल्लाह जो थे, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का, कम ऑन यार, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। कब भारत संविधान 1935 के अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की वो हुई थी, ठीक है। इसको इनको आपको 10 बार पढ़ना है, तब जाकर आपको याद हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसकी अगर संख्या बढ़ानी है तो इसकी जो ताकत दी गई है वो किसको दी गई है? याद रखना, ताकत संसद को दी गई, राष्ट्रपति को नहीं। बड़े काम संसद करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा। भारत में न्यायपालिका है, अब न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, ये तो मैं मानता हूं कि जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र है। सांसद के अधीन कैसे रह जाएगी? सांसद के अधीन यानी इसका मतलब वो तो हमेशा जो प्रो में है, जो मोशन में है, वो उसी के साथ चलेगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। इसलिए स्वतंत्र है। कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है, अभी के सामने देखो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, मुझे पता नहीं, पता कैसे, तो आंसर 25 ही है, बट मैं फिर भी चेक, वैसे उच्च न्यायालय कौन से बढ़ेंगे? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आंसर इज 25, करेक्ट, ठीक है। जो करंट से है जो चेंज हो सकते हैं बीच में, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, अगर मेरे माइंड से कोई निकल जाता है तो मैं उसको जरूर चेक करता रहता हूँ, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को कौन करेगा? देखो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डजेंट मैटर, राष्ट्रपति का ये हक कोई नहीं छीन सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? उच्च न्यायालय की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट, तो कब तक कर सकते हैं? 65 ही तो आंसर था इसका, तो ये क्वेश्चन कोई पूछने वाला क्वेश्चन नहीं था। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? अरे ये क्वेश्चन तो हो गया ना, नहीं हुआ क्या? उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट का है वो अपना राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन सी? पहली महिला, देखो सुप्रीम कोर्ट की वो है, याद रखना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो मेन न्यायाधीश है उसके पद पर होने वाली लीला सेठ है, क्योंकि सेठ थी, पैसा था भाई, उन्होंने कहा मैं तो आऊंगी तो सीधे मेन में आऊंगी, मेन में, बाकी में नहीं आऊंगी, ठीक है। किस उच्च न्यायालय की अधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? किस उच्च न्यायालय की अधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो इसका आंसर है गुवाहाटी, ठीक है। ओ, ये तो खत्म होने वाला है, चलो 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 जल्दी खत्म करते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था दी गई है? आपातकालीन व्यवस्था कितनी प्रकार की दी गई है? 3 प्रकार की दी गई। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा करता है? 300 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। 352 के अंदर युद्ध या ब्रह्म आक्रमण के कारण की गई आपातकालीन घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए कितने महीने में? तो इसका आंसर है आपका 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की गई? राष्ट्रीय इमरजेंसी जो लाई है वो 3 बार डाले। किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? हाँ, अब देखो क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन 300, 300, 300, 300, राष्ट्रपति शासन यार, कम ऑन, अभी तो पढ़ा था हमने। 352 नहीं, फंस गया ना यहाँ पर शेर। 352 नहीं था ब्रो, 356 था। इमरजेंसी के बारे में होता है, बट
राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है कि तहत राज्यों में, दैट इज आर्टिकल नंबर 356। तो मैं अंतर बताता हूँ दोनों में, समझो। ठीक है, आर्टिकल 352 कहता है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, दिस इज ओनली प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जो राष्ट्रीय शासन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, 3 टाइम लगा गया है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 352 हो गया। अब वहीं से आर्टिकल नंबर 352, एक सेकंड ना। हम्म, इसको मैं ना डिटेल में समझाता हूँ, रुको एक सेकेंड। हाँ, समझ रहा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 352 और 356, देखो अगर मैं लेता हूँ आर्टिकल नंबर 352, ठीक है, ये प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है अगर इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और आर्टिकल नंबर 356 कहता है, ध्यान से समझना। आर्टिकल, हाँ मैं तुम्हें समझाता हूँ, आर्टिकल नंबर 352 और 356 दोनों बस कैसे अलग है, ये स्टेट इमरजेंसी के लिए होता है, ऐसे याद करो चलो, और ये नेशनल इमरजेंसी के लिए होता है। अब इस क्वेश्चन में देखो वर्ड स्टेट आया क्या, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में बात कर ले तो राज्यों में 356 लगाता है, बल्कि भारत पर लगाने वाला होता है 352। आपको समझ में आया? किसकी सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, किसकी सिफारिश पर? तो जाहिर सी बात है, संबंधित राज्य का राज्यपाल ही हो सकता है, राज्यपाल ही आपको कह सकता है कि प्लीज आप राष्ट्रपति शासन लगाएं कि अब जो मुख्यमंत्री है ये इसको संभाल नहीं पा रहा है। तो 125वां क्वेश्चन का आंसर है संबंधित राज्य का राज्य। सॉरी, अरे यार, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? प्रारंभिक अवधि तो 6 महीने की होती है, इसमें कोई भी शक करने वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर बाद में बढ़ाई जा सकती है, वो डिपेंड करता है भारत में सबसे सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया था। तो देखो, इसका आंसर वैसे पंजाब है। ठीक है, पंजाब है, मैंने भी बताया था 1962 में लगाया गया था। ठीक है, 1962, 71 और 75। हाँ, 71, 75, 62। अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की है? वित्तीय आपात मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी, दो टाइप की इमरजेंसी होती है, राइट, हमने पढ़ा था। तो ये को लगाई जाती है, ये मैं बताऊं, एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लगी नहीं है। किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? और ये कौन सा है, याद रखना है, 42वां संशोधन है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, सोशलिस्ट, और कुछ ऐसी ही नाम है इसका, याद नहीं आ रहा यार, क्या नाम है इसका, अरे भगवान, मुझे फिर से प्रेमबल देखनी पड़ेगी। हाँ, नहीं मतलब मुझे प्रेमबल देखनी पड़ेगी, मतलब अब प्रेमबल देखूंगा मैं। तो ठीक है, मैं बताता हूँ। 42वां संशोधन जो था, ठीक है, इसमें 42वें संशोधन में तुम्हारा सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी जोड़े गए वर्ड है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। किस समाजवादी, हो गया ये 42वां संशोधन, ठीक है, 42वां संशोधन, नॉट 44, 42, 42, 42। ठीक है, डी बी, डी बी, दबा दबा के इनको भरा गया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? ये अच्छा क्वेश्चन है, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है, तो ये कौन सा संशोधन है? तो 61वां संशोधन है। ठीक है, हमारे पास 10 क्वेश्चन और बचे हुए। 73वें संशोधन का संबंध किस चीज से है? 73वें संशोधन का जो वो है, रिलेशन है, वो याद रखिएगा पंचायती राज से है। ये पंचायती राज 73वें से चलता है। किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 368 ही है ऐसा। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संस्थाली का किया था? 92वां, ये तो मेरे को याद है।
संविधान में किसे संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का वो किया गया था? 86वां। किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है भारत में? किस प्रकार की है? बहुदल, बहुदल समाज पार्टी है। संघ शासित क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर इज गृह मंत्री। जो यूटी है, प्रशासकों की नियुक्ति, ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि गृह मंत्री है तो ये गलत है, राष्ट्रपति ही करेगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। ठीक है, चलिए। सरकारी आयोग, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से। भारतीय संविधान में अविशिष्ट अधिकार है भी केंद्र के पास। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सारे हो गए क्या? अरे रे रे, 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलो करते हैं। उपचुनाव कब करवाया जाता है? जब जरूरत हो। भाई जब जरूरत हो तब करवा देंगे। ठीक है, भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? 1952 में तुम्हारा आम चुनाव के बारे में बात हुई थी। भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? चुनावी आयोग करता है। इसके आंसर बेटे नहीं क्या? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य का अगर लोक सेवा आयोग है तो उसके लिए गवर्नर ही कर सकता है। ठीक है, पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? योगी जी यहाँ भी छा रहे हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता। अब मैं ऐसी चीजें तुम्हें बता सकता हूँ, पंचायती राज के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। सोचा नहीं था तो कभी तूने इसमें तेरा काटा। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1949 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से शुरू किया? नागौर राजस्थान से यूज किया गया। कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? यातना परिषद नहीं है। सांसद द्वारा देश की सूचना पाने का अधिकार को कब पारित किया गया विधेयक को? जून 2005। और यहाँ पर हमने खत्म किया डीएलएड की पॉलिटी का होता है समापन। मैंने हिस्ट्री खत्म की हुई है, पॉलिटी खत्म की है। अब मेरा नया टारगेट है ज्योग्राफी, ये खत्म करेंगे। आई थिंक मैं इसको नेक्स्ट दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। हिस्ट्री और पॉलिटी आपको मिल जाएगी। तो बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझे देखना है तो मैं सामने भी आ सकता हूँ। ठीक है, तो या ब्रो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप आगे भी आपने बहुत कुछ पढ़ा है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हो। और कमेंट्स करके मुझे ये ज़रूर बताना कि क्या कैसे था, क्या चेंज हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, क्या क्या हम कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। तो सारी बातें जितने भी ना, वो सारे के सारे कमेंट में डाल दो। देखो डरो मत, यहाँ तक अगर आ गए हो तो यार इतना हक बनता है कि तुम नीचे कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के जाओ। गालियां देने से पहले सोच लेना, क्योंकि मुझे गालियां आती है। ठीक है, तो ये मेहनत का काम है, मजाक का काम नहीं है। बट यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली appreciate your patience. Whatever you're doing, all the best. You're gonna crack this time.